आपके पूरे जीवन का सुख सिर्फ एक गलती से बर्बाद हो सकता है। शादी, विवाह, जहां दो आत्माओं का संगम है, वहीं आपकी कुंडली में छुपा हुआ सिर्फ एक दोष आपके प्यार को नफरत में और आपके स्वप्न को दुस्वप्न में बदल सकता है। क्या आपका विवाह जिस व्यक्ति से हुआ है वो आपकी कुंडली या आपके भाग्य की देन है, या फिर आपने जल्दबाजी में कोई गलती कर दी है? आज के वीडियो में आप ये जानेंगे कि जब आप विवाह करने की सोचें अपने लिए या अपनी संतान के लिए, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। कुंडली में सिर्फ गुड़ मिलाना ही काफ़ी नहीं होता है। कभी कभी जब हम गुड़ मिलाते हैं तो पंडित या जो आपके मार्गदर्शक हैं आपको बताते हैं कि आपकी कुंडली में 24 गुण, 25 गुण, 28 गुण मिल रहे हैं, इसका मतलब विवाह आपका उत्तम जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है। विवाह के लिए सिर्फ गुण आवश्यक नहीं होते हैं, अदर फैक्टर भी होते हैं जिसको देखना और समझना अति आवश्यक होता है। आज आपको इस वीडियो में उन सारे तथ्यों से पर्दा हटेगा और आप ये जान पाएंगे कि किस तरीके से जब आप विवाह करने जाएं तो किस तरीके से किन किन चीज़ों को अपनी कुंडली के माध्यम से देखना है और गुणों को किस तरीके से समझना है। आज का वीडियो 2 भाग में डिवाइड होगा। पहले भाग में आप ये जानेंगे कि किस तरीके से आपको विवाह के बारे में सोचना है, दोष क्या होते हैं और उसकी रेमेडीज क्या है। दूसरे भाग में आप ये जानेंगे कि जो गुण होते हैं वो आपको किस तरीके से देखने चाहिए, गुणों का क्या योगदान होता है। अगर आपका विवाह किसी गलत इंसान से हो गया है तब आपको क्या करना चाहिए, आपकी कुंडली क्या कहती है उस सिचुएशन पर। क्या आपको समर्पण देना चाहिए या आपको स्टैंड लेना चाहिए। अपनी गलती को सुधारने के लिए वो क्या जरूरी स्टेप हैं जो आपको लेने चाहिए, जिससे आपका और आपकी आने वाली पीढ़ी का जो समय है, जो जीवन है, वो अच्छा हो सके। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि आपको ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से गाइड कर सकूँ और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूँ। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गुणों से। जब हम किसी से विवाह करना चाहते हैं तब हम सबसे पहले ज्योतिषी के पास जाते हैं या पंडित के पास जाते हैं और अपनी कुंडली मिलवाते हैं गुणों के माध्यम से। और वो गुण अगर मिल जाते हैं, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि गुण कितने प्रकार के होते हैं। 8 तरीके की कैटेगरीज होती हैं, जिसके जो पॉइंट्स होते हैं वो 36 होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं गुण। जब आपके पंडित या आपके पुरोहित कुछ बताते हैं कि आपके गुण 36 में से 18 मिल रहे हैं, 15 मिल रहे हैं, 10 मिल रहे हैं या 28 मिल रहे हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि वो जो गुण की कैटेगरीज है, 8 कैटेगरीज, उसके जो टोटल पॉइंट्स है 36, उसमें से 36 में से आपके 18 पॉइंट, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट मिल रहे हैं। तो सबसे पहले मोटा मोटा ये समझते हैं कि वो पॉइंट में कितने गुण हो तो आपको अच्छा जीवन मिलेगा या खराब मिलेगा या एवरेज मिलेगा। तो अगर आपके 18 से नीचे गुण हैं तो आपका जीवन संघर्षमय रहेगा, प्रॉब्लम रहेगी, आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे अपने पार्टनर से। वो संतुष्टि किसी भी प्रकार की हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है, शारीरिक हो सकती है, किसी भी प्रकार की हो सकती है। आपको एक वेदना झेलनी पड़ेगी, आपको एक मेंटल हैरेसमेंट झेलना ही पड़ेगा। वहीं अगर 18 से 24 के बीच में आपके गुण होते हैं तो ये आपके जीवन को ठीक ठाक दिखाती है, मतलब आपका जीवन ठीक चलेगा, कहीं कॉम्प्रोमाइजेस होंगे तो कहीं ठीक चलेगा, आपका जीवन में टोटल कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और वहीं अगर 24 से ऊपर गुण होते हैं, जितने ज़्यादा गुण होते जाएंगे, यानी कि 25 है, 28 है, 30 है, जितने ज़्यादा गुण उतना अच्छा जीवन। ये तो हो गया गुणों का एक सच। एक सच क्यों? क्योंकि इसमें और भी चीज़ें हैं जो वैरी करती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि गुणों को 8 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसके पॉइंट अगर आपके कुंडली में 0 आ रहे हैं या रिक्वायर्ड पॉइंट से नहीं मिल रहे हैं तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम दे सकते हैं। जैसे हुकुट हो गया, नाड़ी हो गई, मैत्री हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपकी गड़बड़ है तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं आपकी मैरिड लाइफ में। इसके ऊपर मैं डिटेल में भाग 2 पार्ट 2 एक वीडियो बनाऊंगा, तब मैं आपको समझाऊंगा। अभी हम ये समझते हैं कि जब गुण वाला चैप्टर आपका निकल गया, आपने गुण मिलवा लिए कि आपके गुण 25, 28 या
33, 34 जो भी है वो मिल रहे हैं। उसके बाद आपका स्टेप 2 क्या होना चाहिए? आपका स्टेप 2 होना चाहिए अपनी कुंडली उठाइए, अपने पार्टनर की कुंडली उठाइए। आप देखिए D1 चार्ट और D9 जिसको हम लोग कहते हैं नवमांश। पहले आप D1 देखिए कि आपके D1 में जो 7th यानी कि लग्न चार्ट में 7th हाउस का लॉर्ड कहां पर बैठा है। क्या वो नीच का है, पीड़ित है या डिग्री वाइज बली नहीं है। ये देखिए, अगर वो डिग्री वाइज बली नहीं है तो विवाह से पहले उसको बल दीजिए। किस तरीके से बल देना है वो उसकी प्लेसमेंट पर निर्भर करेगा। अगर वो नीच का है तो उसकी रेमेडी कीजिए। इसके अलावा आप ये देखिए कि आपके 7th हाउस में राहु, केतु या शनि की कोई दृष्टि तो नहीं आ रही, फिर वो चाहे तीसरी हो, 5वीं हो, 7वीं हो, 9वीं हो या 10वीं हो, क्योंकि शनि की 3 दृष्टि होती है, तीसरी, 7वीं, 10वीं। इन तीनों में से कोई भी एक दृष्टि अगर 7th हाउस पर आएगी तो प्रॉब्लम आपके जीवन में आएगी, स्पेशली तीसरी दृष्टि, क्योंकि ये यहाँ पर आपको संघर्ष देगी, अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी आपको। फिर आप चाहे सही हो या गलत हो वो आपके हिस्से में आएगी ही आएगी। अब बात करते हैं राहु केतु। राहु केतु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। इन तीनों में से कोई भी दृष्टि अगर 7th हाउस पर आएगी या फिर 7th हाउस के लॉर्ड पर आएगी तो भी आपको दिक्कत आएगी। इसके अलावा होती है एक और दृष्टि, मंगल की दृष्टि। मंगल की दृष्टि भी अगर 7th हाउस पर आएगी या 7th हाउस के लॉर्ड पर जाएगी तो भी आपके घर में कलेश आएगा, जिसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ प्रभावित होगी, आपको संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए ये सारी चीजें आपको जरूर देखनी चाहिए। और अगर इनमें से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, अभी मैं बात कर रहा हूं आपके D1 चार्ट यानी कि लग्न चार्ट की, तो आपको उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए, उसके रेमेडी करनी चाहिए। रेमेडी का सिर्फ एक ही प्रारूप है कि किस प्लैनेट की दृष्टि आ रही है और वो कहां से बैठकर देख रहा है, कौन से एस्पेक्ट से देख रहा है, 5वीं से देख रहा है, 7वीं से देख रहा है या फिर 9वीं से देख रहा है, और आपके 7th लॉर्ड की स्थिति क्या है। दूसरी चीज, कभी भी आप देखिएगा कि लग्न कोई भी हो, मेष से लेके मीन पर्यंत कोई भी लग्न हो, आपका लग्नेश और 7th लॉर्ड हमेशा एंटी मिलेंगे आपको। इसके साथ साथ आप एक और चीज नोटिस कीजिएगा कि जो भी ग्रह पहले हाउस में, यानी कि अगर सूर्य को आप देखिए वो मेष में उच्च का होता है, तो वहीं 7th हाउस यानी कि 7वें भाव में, या फिर आप ये समझिए तो कि तुला राशि में वो नीच का हो जाएगा, यानी कि 7th भाव, 7th राशि उसकी नीच की राशि होती है। तो आप समझिए कि आपका पहला भाव हो गया लग्न और 7th हाउस हो गया आपका स्पाउस का, तो ये दोनों हाउस एक दूसरे के एंटी रहेंगे। अब यहाँ पर एक और चीज समझने वाली है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके लग्नेश और सप्तमेश एक साथ बैठ जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगी? हाँ, प्रॉब्लम होगी। उस कंडीशन में अगर आपके लग्नेश और सप्तमेश 7वें हाउस में बैठ जाते हैं यानी कि 7th हाउस में बैठ जाते हैं, तब आपको अपने पार्टनर के साथ अलाइन होना है। ये आपकी नियति है, आपको अपने पार्टनर के अनुरूप चलना है, उसको स्वीकार करना है। जब तक आप इसको स्वीकार नहीं करेंगे आपका जीवन सरल नहीं होगा। अब वो चाहे अच्छा कार्य कर रहा हो या बुरा कर रहा हो या कर रही हो, आपको उसके साथ अलाइन होना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ कर्म बंधन आप उसके साथ ऐसा लेकर आए हैं। और यही अगर 7th हाउस का लॉर्ड आपके लग्न में बैठ जाता है लग्नेश के साथ में, तो उसको आपके साथ अलाइन होना पड़ेगा। और अगर वो ऐसा नहीं करता है या नहीं करती है तो ये आपके जीवन को एक नई चुनौती देगा और आपको कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, आपका जीवन संघर्षमय बन जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो फिर आपको अपने पार्टनर का त्याग करना चाहिए। पहले आपको कोशिश करनी चाहिए, जो भी मैंने आपको बताया ये वो टर्म है कि अगर आपके लग्नेश और सप्तमेश की युति 7th हाउस में बन रही है तो आपको अपने पार्टनर के अनुरूप चलना है, और अगर सप्तमेश की युति आपके लग्नेश के साथ बन रही है लग्न भाव में तो उसको आपके साथ अलाइन होना चाहिए। यहाँ पर मैटर ये नहीं करता है कि आपके पास कितना धन है, आपके पास कितनी शिक्षा है, आप मेल हैं या फीमेल है, उसको अलाइन होना ही पड़ेगा अगर ये जीवन सही से गुजारना है तो। और अगर नहीं होगा तो अगले जन्म, किसी न किसी जन्म में उसको आपके साथ अलाइन होना पड़ेगा, तभी ये कर्म बंधन हटेगा।
अब आते हैं नौमांश चार्ट में। हम जब किसी भी चीज का सूक्ष्म विवेचन करते हैं तो हम D9 चार्ट यानी कि विवाह का जो भाव होता है वो D9 यानी कि नौमांश चार्ट होता है। नौमांश चार्ट में आप ये देखिए कि आपके 7th लॉर्ड कौन है। कोई भी हो सकते हैं, शनि हो सकते हैं, मंगल हो सकते हैं, बुध हो सकते हैं, कोई भी लॉर्ड हो सकते हैं। यहाँ पर मैटर ये नहीं कर रहा है कि शनि अगर लॉर्ड है तो आपके जीवन में दिक्कत देंगे, नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं देंगे। आप देखिए कि जो आपके 7th लॉर्ड है वो कहाँ पर बैठे हैं। अगर वो लग्न में बैठे हैं, 2nd हाउस में बैठे हैं, 4th हाउस में बैठे हैं या फिर 5th हाउस में बैठे हैं, उनकी पोजीशन अच्छी है। 11th हाउस में बैठे हैं, 10th हाउस में बैठे हैं या फिर आप 6, 8, 12 छोड़कर वो कहीं पर भी बैठे हों, उनकी पोजीशन अच्छी है। उसके ऊपर किसी नीच के प्लैनेट की दृष्टि नहीं पड़ रही हो, राहु केतु और मंगल की दृष्टि नहीं पड़ रही हो। हाँ, अगर 7th हाउस के लॉर्ड नौमांश कुंडली में मंगल देव खुद होते हैं तो ये नियम लागू नहीं होगा, लेकिन शनि राहु केतु की दृष्टि जरूर माननी होगी। वहीं अगर 7th हाउस के लॉर्ड शनिदेव होते हैं तो ये उनके सेगमेंट में लागू नहीं होगा, लेकिन मंगल राहु केतु की एस्पेक्ट और उनके नीच का होना इंपॉर्टेंट होगा। अगर उनकी युति हो रही होगी तो भी ये इंपॉर्टेंट होगा, तो भी ये आपके जीवन को तहस नहस कर सकता है। इसलिए आप अपनी कुंडली में, अपने स्पाउस की कुंडली में ये देख लीजिए कि इस तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि आपका व्यक्तित्व चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, आप चाहे कितने ही समझदार क्यों ना हो, परिस्थितियां ऐसी बन जाएंगी, अगर आपके पार्टनर की कुंडली में कोई दोष है या आपकी कुंडली में दोष है तो आप खुद लीग से हटकर व्यवहार करने लगेंगे। आप खुद ऐसा चयन करेंगे, ऐसी बातें करेंगे, ऐसे एक्ट करेंगे कि जिससे आपके जीवन में व्यवधान प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। आपको उसकी बात नहीं समझ में आएगी जो विवाह से पहले समझ में आ रही थी लेकिन विवाह के बाद नहीं आएगी। वहीं आपके पार्टनर के थ्रू कई सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको विवाह से पहले समझ में आ रही थी लेकिन अब नहीं आ रही हैं, क्योंकि आज के समय में सबसे ज्यादा विवाह जो हो रहे हैं वो लव मैरिज के थ्रू हो रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि लव मैरिज सक्सीड नहीं है, सक्सीड है, मगर मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर कॉम्प्रोमाइजेस हैं, कॉम्प्रोमाइजेस भी किस हद तक हैं। अगर आपकी कुंडली में वो अलाइनमेंट है तभी वो कॉम्प्रोमाइजेस जाएगा, नहीं है तो वो नहीं जाएगा। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप त्याग कहां पर कर रहे हैं। आप देखिए कि आपका जो 11th हाउस है D1 चार्ट में, डिजायर्स आपकी कितनी बड़ी हैं। अगर आपकी डिजायर्स बड़ी हैं तो आपके लिए कॉम्प्रोमाइज करना ना के बराबर होगा, नेग्लिजिबल होगा। और उस कंडीशन में आप ये देखिए जाके कि आपका जो 7th लॉर्ड है और आपके पार्टनर का जो 7th लॉर्ड है वो कहां पर बैठा है। आप अपनी कुंडली में देखिए कि आपकी कुंडली में 7th लॉर्ड की कंडीशन कहां पर है। इसके बाद आप देखिए कि लग्नेश की स्थिति कहां पर है। अगर लग्नेश या फिर 7th हाउस का लॉर्ड नीच का है या 6, 8, 12 में बैठा है या उसके ऊपर शनि राहु केतु की दृष्टि आ रही है या फिर अगर वो शनि है या लग्नेश ही शनि है या फिर 7th हाउस के लॉर्ड ही शनि है तो मंगल की दृष्टि तो नहीं आ रही है उनके ऊपर, या फिर वो मंगल है तो शनि राहु केतु की दृष्टि तो नहीं आ रही है, या किसी नीच के प्लैनेट की दृष्टि तो नहीं आ रही है, या फिर ये दोनों प्लैनेट किसी ऐसे भाव में तो नहीं बैठे हैं या नीच की राशि में तो नहीं बैठे हैं। तो उस कंडीशन में भी ये विवाह आपको नहीं करना चाहिए, फिर चाहे गुण आपके 36 के 36 ही क्यों ना मिल रहे हो, क्योंकि विवाह के बाद आपका पूरा का पूरा जीवन बदल जाएगा। आपके विचार बदल जाएंगे, आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा, आपके कृत्य काम करने की ढंग बदल जाएगा, हर एक चीज 360 डिग्री बदल जाएगा। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। बहुत सारे दोष होते हैं जिसकी वजह से आपके जीवन में दिक्कतें आती हैं, उसको भी देखना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मांगलिक दोष। मांगलिक दोष क्या होता है? मांगलिक दोष में अगर आप शादी करेंगे तो आपके पार्टनर के साथ आपके लड़ाई झगड़े होंगे, रिश्तों में दूरियां आएंगी, अलगाव आएगा, शनि दोष या शनि का प्रभाव होगा तो विवाह देरी से होगा, रिश्ता ठंडा पड़ जाएगा और रिश्ते में दूरियां आएंगी। राहु केतु ये एक प्रकार का पितृदोष भी होता है। राहु केतु से अगर कोई आपका 7th हाउस या लग्नेश पीड़ित है नौमांश में या फिर D1 चार्ट में, तो आपके विवाह में भ्रम की स्थितियां आएंगी, आप गलत चयन करेंगे, आप कंफ्यूज होकर विवाह करेंगे या फिर आप गलत पार्टनर के साथ विवाह कर लेंगे। परिस्थितियां कोई भी हो, राहु केतु की वजह से जो भी विवाह होगा वो गलत पार्टनर या गलत चयन के माध्यम से होगा, जिससे आपका पूरा जीवन तहस नहस हो जाएगा। आप गलत डिसीजन ले लेंगे, आपका पार्टनर सही बात करेगा लेकिन आप उसका जवाब मूर्खतापूर्ण
ढंग से देंगे जिससे आपके जीवन में व्यवधान आएंगे, या फिर आपका पार्टनर देगा, बाद में उसको ये रियलाइज होगा। तो इसमें आप दोनों को आपस में लड़ने के बजाय उसकी रेमेडी करने की आवश्यकता है। इसके अलावा होता है एक नाड़ी दोष। अगर नाड़ी दोष होगा तो आपके संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम आएगी। बहुत सारे घरों में संतान उत्पत्ति की वजह से भी आपस में खटास आ जाती है, रिश्ते खराब हो जाते हैं परिवार की वजह से, क्योंकि इंटरफेयर हो जाता है। क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं हमारे देश में जो ज्वाइंट फैमिली हैं, जिसमें समाज का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, और वहीं कुछ फैमिलियां ऐसी भी है जो समाज या फैमिली को कोई तवज्जो नहीं देते हैं। उनके जीवन में ये बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे नाड़ी दोष, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो मिनिमाइज हो जाती हैं। अब सवाल ये आता है कि इसमें करना क्या चाहिए। अगर आपके जीवन में मांगलिक दोष है तो आपको गंधर्व विवाह करना चाहिए, कुंभ विवाह करना चाहिए, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, मंगलवार का व्रत रखना चाहिए और 28 साल के बाद विवाह करना चाहिए। मांगलिक पार्टनर के साथ विवाह करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो 90 to 95% आप मंगल के दोषों को हटा पाएंगे, कम कर पाएंगे। 100% फिर भी नहीं होगा। जो भी ये कहता है कि 100% होगा वो आपको मिसगाइड कर रहा है। अब बात करते हैं शनि। अगर आपकी कुंडली में शनि दोष है या शनिदेव का प्रभाव है, प्रभाव से हमारा तात्पर्य यह है कि उनका एस्पेक्ट आ रहा है या नीच की दृष्टि आ रही है या कुछ भी शनि से रिलेटेड लग्न पे या आपके 7th हाउस में कोई भी इम्पैक्ट आ रहा है, उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? उस कंडीशन में आपको शनि का दान करना चाहिए, विशेष अनुष्ठान करना चाहिए, पूजा करानी चाहिए, यज्ञ कराना चाहिए। राहु केतु दोष है अगर आपकी कुंडली में, या राहु केतु का कोई प्रभाव है, पितृ दोष है, तब आपको क्या करना चाहिए? तब आपको कुंभ विवाह करना चाहिए। आपको अपनी कुंडली को 20 बार एनालिसिस करना चाहिए, अपने पार्टनर का एनालिसिस करवाना चाहिए, क्योंकि एक कंफ्यूजन के थ्रू विवाह होना लगभग तय होता है जब राहु केतु का इन्फ्लुएंस होता है। इसके अलावा आपको विशेष अनुष्ठान कराना चाहिए, यज्ञ कराना चाहिए, क्योंकि राहु केतु के माध्यम से जब भी संबंध बन रहा होता है 7th हाउस में या लग्न में, और उसके माध्यम से जब विवाह हो रहा होता है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा जी का जंजाल बन सकता है। इतना बड़ा जी का जंजाल मंगल या मांगलिक होना या शनि का होना से नहीं होता जितना राहु केतु की वजह से हो सकता है। अगर राहु केतु की दृष्टि लग्न या 7th हाउस में है या वो खुद आकर बैठे हैं तो ये चीज़ें होना बहुत हद तक संभव है। अब जैसा कि मैंने कहा था कि आपके जीवन में अगर इससे रिलेटेड कोई चीज़ें आती हैं, तब आपके 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो किस स्थिति में है? लग्नेश वाली स्थिति में, यानी कि लग्नेश के साथ में अगर युति है, लग्न में बैठी है, तब आपको अपने पार्टनर के आगे झुकना नहीं है। आपका पार्टनर आपके आगे झुकेगा और वो आपके साथ अलाइन होगा। लेकिन अगर आपका लग्न यानी कि लग्नेश 7th हाउस में बैठा है, तब आपको झुकना है, तब आपको अपने पार्टनर को प्लीज करना है, फिर वो चाहे सही हो या गलत हो। इसके अलावा एक सबसे बड़ी चीज, जितने भी पूजा और अनुष्ठान है विवाह से पहले हो या विवाह के बाद हो, इसमें पति पत्नी, होने वाले पति पत्नी या हो चुके पति पत्नी, दोनों का साथ में बैठना अनिवार्य है। दोनों का एक नियत होना अनिवार्य है कि दोनों को अपने मैरिड लाइफ अच्छी करनी है। अगर इसमें से पति बैठ रहा है, पत्नी नहीं बैठ रही है, पत्नी बैठ रही है, पति नहीं बैठ रहा है, या पत्नी रेमेडी कर रही है, पति नहीं कर रहा है, या पति कर रहा है, पत्नी नहीं कर रही है, तो ये मान लीजिए कि इसका इम्पैक्ट आपके जीवन में कुछ खास आना नहीं है। ये बस आप 1-2 साल 3 साल के लिए इसको चैनलाइज कर लेंगे, उसके बाद आपके जीवन में कॉम्प्रोमाइजेस आएंगे ही आएंगे। अब वो कॉम्प्रोमाइजेस नियति के थ्रू अगर आप कर रहे हैं तब तो वो आपको बेनिफिट देगा, लेकिन अगर आप मजबूरी वश कर रहे हैं, किसी लालच के वशीभूत होकर कर रहे हैं, जैसे कि धन हो गया, परिवार हो गया, किसी भी सिचुएशन के वशीभूत होकर कर रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट आपकी नेक्स्ट पीढ़ी पर भी आएगा। आप देखिए कई सारी ऐसी पीढ़ियां हुई हैं जहां पर माँ बाप ने कॉम्प्रोमाइज किया है जबरदस्ती का। गलती किसी की भी हो सकती है, तो उसका इम्पैक्ट उनकी संतान पर आया है। इसीलिए आपको ये बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि जो भी आप कर रहे हैं वो आपकी कुंडली चाहती है या नहीं चाहती है। मुझे लग रहा है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। इसके अलावा एक और चीज आपको देखनी चाहिए कि अगर आपके लग्नेश और सप्तमेश की युति किसी भी भाव में है, चाहे वो लग्न हो, लग्न से लेके आपके व्यय भाव यानी कि 12th हाउस तक किसी भी भाव में हो, तो आप देखिए कि उस भाव से रिलेटेड कौन से रिश्ते हैं।
उस रिश्ते के थ्रू आपको अपने रिश्ते को बचाना चाहिए और उस रिश्ते की इन्वॉल्वमेंट अपने रिश्ते में लानी चाहिए। वैसे तो बोला गया है कि जब पति पत्नी के आपस में कोई भी मतभेद होते हैं या कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको हर सिचुएशन में खुद ही इस चीज़ का सोल्यूशन निकालना चाहिए, रिजॉल्व करना चाहिए। लेकिन अगर ये युति संबंध हो रहा है लग्नेश और सप्तमेश का D1 चार्ट में या फिर नवमांश चार्ट में, जिस भाव में हो रहा है उससे रिलेटेड रिश्तों को अगर आप ले आएंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये तो हो गया एक टर्म। लेकिन जो भी मैंने आपको पूजा या अनुष्ठान के बारे में बताया है ये तो मैंडेटरी है, आपको करना ही पड़ेगा। किसी योग्य ब्राह्मण से, योग पंडित पुरोहित से मार्गदर्शन लीजिए। अगर आपके जीवन में इससे रिलेटेड कोई व्यवधान आ रहे हैं, कोई समस्याएं आ रही हैं जिससे आप दुखी हैं, आपको मन वाफिक खुशियां नहीं मिल रही हैं, जबकि आपको वो मिल सकती हैं, आप जानते हैं, आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो आप उसका ट्रीट कराइए। मगर शर्त बस इतनी है कि यहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को साथ में बैठकर वो अनुष्ठान, वो पूजा, वो यज्ञ करना पड़ेगा, जो भी निकल के आएगा। और अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी कि हाँ, दोनों परिवार के लोग बैठते हैं, उसका सोल्यूशन निकालते हैं। जो पूजा आ रही है, जो गंधर्व विवाह आ रहा है, कुंभ विवाह आ रहा है, वो आप कीजिए, जिसकी वजह से आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो। कुछ सिचुएशन में ऐसा भी होता है कि आज एक आपका कुंभ विवाह या गंधर्व विवाह हुआ तो आपको कुछ समय तक वेट करना पड़ता है, जैसे 2 महीने या 2 साल, जो भी निकल के आए आपकी कुंडली टू कुंडली, ये वेरी करता है। और इसमें ये भी देखा जाता है कि अदर प्लैनेट की प्लेसमेंट क्या है। जब अगर आप पूरे कुंडली को एनालाइज करेंगे तो ये काफी हद तक आपके नियंत्रण में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल जो मैंने आपको बताया है, अगर आपने इसके हिसाब से भी अपने बच्चों की या खुद की शादी के बारे में सोचा या ऐसा किया तो आप अपने जीवन से बहुत सारी प्रॉब्लमों को आप कम कर लेंगे। आशा है आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। नवमांश का जो भी मैंने आपको सेगमेंट बताया है वो भी समझ में आया होगा। नवमांश में एक और चीज देखी जाती है कि जैसे कि आपका 7th हाउस है, 7th हाउस का जो 4th हाउस यानी कि 10th हाउस है, 10th हाउस की अगर स्थिति आप देख लेंगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके विवाह में सुख कैसा है। 10th हाउस का लॉर्ड आप देख लीजिए। इसके अलावा आप देख लीजिए आपका 12th हाउस कैसा है। D1 चार्ट में आप देख लीजिए आके कि आपका 12th हाउस कैसा है। अगर आपका 12th हाउस अच्छा है, पॉजिटिव है, उस पर शनि राहु केतु की दृष्टि नहीं है, या फिर शनि राहु केतु पॉजिटिव है और आपने उसकी रेमेडी कर ली है, दृष्टि आएगी तब भी वो दिक्कत देगा। क्योंकि अगर एंटी प्लैनेट है, यानी कि अगर शनि देव की दृष्टि सूर्य देव पे पड़ रही है, मंगल देव पे पड़ रही है, चंद्र देव पे पड़ रही है, तो ये आपके जीवन में दिक्कत देगा ही देगा। शुक्र देव पड़ रही है तो भी दिक्कत देगा। अब सवाल ये उठता है तब करना क्या चाहिए? तब आपको उसकी रेमेडी करनी चाहिए। क्योंकि अगर जितना आपका पॉजिटिवली 12th हाउस एक्टिवेट होगा उतना ही आपके जीवन में सैया सुख होगा और उतना ही आपकी मैरिड लाइफ स्मूथ जाएगी। जितना अच्छा आपका D1 चार्ट में 10th हाउस होगा उतना ही आपके जीवन में आपके पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग होगी, आपका अलाइनमेंट अच्छा होगा और आपके जीवन में सुख होगा। इसके अलावा एक और दोष होता है जो मैंने आपको बताया, नाड़ी दोष। नाड़ी दोष के लिए क्या करना चाहिए? नाड़ी दोष कुंडली टू कुंडली वेरी होता है, इसके लिए भी पूजा अनुष्ठान की बहुत आवश्यकता होती है। जनरल टर्म में आप घर में एक कुत्ता पाल सकते हैं और उसको अपने पुत्र या पुत्री की तरह ट्रीट कीजिए। मतलब ऐसा मत करिएगा कि आपको उसके साथ कुछ नहीं करना है, उसको पुत्र और पुत्री की तरह ही ट्रीट करना है। उसका सही से आप खान पान कीजिए, उसको कोई दिक्कत है तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट कराइए, प्रॉपर मैनर में उसको अपने पुत्र और पुत्री की तरह ही आपको ट्रीट करना है। तो ये नाड़ी दोष काफी हद तक आपका कम हो सकता है। और इसके अलावा विशेष अनुष्ठान जो होते हैं वो तो आपको करने ही पड़ेंगे। लेकिन अगर आप विशेष अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं तो आपको एक कुत्ता पाल लेना चाहिए। कुत्ता किस कलर का होना चाहिए ये भी आपकी कुंडली पर वेरी करेगा। आप देखिए 7th हाउस की स्थिति, लग्न हाउस की स्थिति या नाड़ी दोष जो बन रहा है वो किस हद तक बन रहा है, इस पर डिपेंड करेगा। तो ये सारी चीजें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपके जीवन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ कि D1 चार्ट में आप देखिए आपका 8th हाउस, अगर 8th हाउस में आपके मंगल देव हैं, शनि देव हैं, राहु केतु की दृष्टि आ रही है तो आपको ससुराल की तरफ से प्रॉब्लम मिलेगी। ससुराल ऐसा मिल सकता है कि ससुराल आपका जो माइंडसेट है, आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसके अपोजिट जाके मिल सकता है। हो सकता है समाज में ऐसे लोग मिल जाएं आपको, ऐसे ससुराल वाले मिल जाएं कि समाज में आप उनके साथ खड़े न होना चाहें या खड़े होने में आपको शर्म आए।
उस चीज़ को भी आपको बहुत सेंसिटिवली डील करना होगा या फिर उनका त्याग करना होगा, क्योंकि आपके जीवन में जो ससुराल पक्ष है वो देखा जाता है 8th हाउस से, आपके सास ससुर को। तो अगर आपके जीवन में 8th हाउस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है और आप एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, तो आपको अपने सास ससुर या फिर अपने ससुराल में आपके नंद नंदोई देवर कोई भी व्यक्ति अगर रह रहा है, देवर देवरानी, किसी न किसी माध्यम से आपको प्रॉब्लम आएगी। ससुराल आपके लिए एक जी का जंजाल बन जाएगा। तो ऐसा है कि इन सारी चीजों का ट्रीटमेंट है एक रेमेडी के थ्रू। लेकिन अगर आपका 7th हाउस और लग्न भाव पीड़ित है तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका 9th हाउस, 8th हाउस, 10th हाउस और 12th हाउस पीड़ित है तो ये आपके कम एफर्ट्स में काम हो सकता है, अगर आप और आपका स्पाउस चाहे तो। क्योंकि मैरिड से रिलेटेड जितनी भी रेमेडी होगी, ये दोनों रेमेडी आप दोनों को ही करनी पड़ेगी। जितनी शिद्दत से आप ये रेमेडी करेंगे उतने अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, जो भी मैंने आपको समझाया। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है, कोई संदेह है, तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर आपके स्क्रीन में जो हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, आप उसके माध्यम से भी हमसे आप पर्सनली आकर पूछ सकते हैं। अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाने के लिए आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हालांकि हमारा शेड्यूल थोड़ा सा टाइट रहता है, हो सकता है आपको रिप्लाई करने में थोड़ी सी देर हो जाए, या फिर आपकी कुंडली के एनालिसिस का नंबर 2-4 दिन बाद या 10 दिन बाद आए, तो आपको इससे भयभीत नहीं होना है। फिलहाल तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी की पूरी तरीके से आपको ये समझा सकूं कि आपको जब विवाह करना है या विवाह का निर्णय लेना है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पार्ट 2 में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से गुणों की जो 8 कैटेगरीज होती हैं उसमें मिनिमम गुण कितने होने चाहिए और उनको किस तरीके से देखना चाहिए अगर आप खुद से देखना चाहते हैं तो। और उससे रिलेटेड अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है या कोई दोष आ रहा है तो उसको आप कैसे पहचानिए और उसकी रेमेडी क्या होती है वो भी मैं आपको बता दूंगा। बस शर्त यह है कि वो रेमेडी आप खुद से तो नहीं कर पाएंगे, किसी योग्य ब्राह्मण से आप कंसल्ट कीजिए और उससे वो रेमेडी करा लीजिए। इसके अलावा आप ये भी जानेंगे अगले वीडियो में हमसे कि अगर आपका विवाह किसी गलत इंसान से हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए। इस सारी चीज़ों की जानकारी के लिए आपको अगले वीडियो तक का इंतजार करना होगा। आज के लिए बस इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।